जय हिंद। तो आज कवर करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से जितना भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जैसे समान परिचय देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण, प्रोटोजोआ, विषाणु, कोशिका विज्ञान, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका की संरचना, जीवाणु, उसके बाद देखिए गोल्गी कॉइल, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका विभाजन, गुणसूत्र, केंद्रक और रसधानी एवं तारकाय, उसके बाद लवक, जैविक विकास, आनुवांशिक, न्यूक्लिक अम्ल। तो जितना भी टॉपिक जो है लाइकेन, वनस्पतिक विज्ञान और अनावृत बीज, आवृत्ति बीजी, उसके बाद शैवाल, फल, प्रकाश संश्लेषण, पादप रोग, तो जितना भी जो है टॉपिक बायोलॉजी से उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो से, ताकि आपको सारा टॉपिक जो है कवर हो जाए। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, केवल 1 से सवा घंटा का रहेगा। इसको जरूर देखिएगा और इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसको जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम है क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले विज्ञान का परिचय देखते हैं। जीव विज्ञान का परिचय पहला है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रिवेनस ने किया था। कब किया था? 1801 में। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा अरस्तु। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जबकि भारत में चिकित्सा के जनक कहा जाता है तो चरक को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रैक्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है तो श्रुत को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद देखिए हिस्टीरिया एनिमल्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वह लिखा था अरस्तु ने। जबकि हिस्टीरिया प्लांटेन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वह लिखा था थियोफ्रैक्टस ने। उसके बाद देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकृत का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, तो वह किया था कैरोलस लिनियस ने किया था। पूछेगा कब किया था? तो वह किया था 1753 ईस्वी में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था, तो वह किया था रॉबर्ट एच ह्यूकेटर ने किया था। कब किया था? तो 1969 में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है, तो कौन कौन है? तो मनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और पादप जगत और जंतु जगत। याद रखेगा, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। सभी प्रयोक्रेटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो वह मोनेरा जगत में किया जाता है। जितने भी प्रयोक्रेटिक जीव हैं वह किस में आता है? तो मोनेरा जगत में आता है। मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया जो है यह मोनेरा जगत के सदस्य होता है। प्रयोक्रेटिक जीवों में नहीं होता है तो केंद्रक नहीं होता है। प्रयोक्रेटिक के जीव में जो है केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो वह किया जाता है प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय जो है यूकैरियोटिक जीव जो है किसमें रखा गया है? तो वह प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होता है तो शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ जो है यह प्रोटिस्टा जगत में आता है। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है तो वह होता है केंद्रक। यूकैरियोटिक के जीव जो होते हैं उसमें उपस्थित होता है तो वह होता है केंद्रक। उसके बाद देखिए जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज पूछेगा तो वह हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। कब किया था? तो 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु नाम दिया था, तो जीवाणु नाम जो दिया था एहरनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? तो 1829 ईस्वी में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव है तो वह है जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला पूछेगा सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो वह हो जाएगा जीवाणु। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो वह बना होता है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो वह बना रहता है म्यूकोपेप्टाइड की बनी रहती है। उसके बाद देखिए दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है तो वह है राइजोबियम। दलहनी पौधे की जड़ों में पाई जाने वाला जीवाणु है तो वह है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है तो वह करता है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है तो वह करता है राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है तो वह है लैक्टोबैसिलस। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है तो वह है लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था।
एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था, तो वह किया था रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में राइबोसोम पूछेगा कि कौन सा पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ होता है तो यह एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था, यानी प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु होता है तो अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिका जो है यह प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, तो हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है वह यूग्लिना को कहा जाता है। उसके बाद देखिए विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है तो वह होता है विषाणु। संसार का सबसे छोटा जीव पूछेगा तो वह जगह विषाणु। विषाणु के अध्ययन कहलाता है तो वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज किया था तो इवानोवस्की ने किया था। विषाणु का खोज पूछेगा किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। कब किया था? 1892 में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए के बने होते हैं। सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का आकार होता है तो विषाणु का आकार होता है 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं तो रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है। उसके बाद देखिए कोशिका विज्ञान जैसे कि जीवाणु यानी जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? तो वह होता है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? तो वह होता है कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किया था लुबेन हॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लुबेन हॉक ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब किया था? 1838-39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो वह होता है कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होता है यानी पाया जाता है तो वह पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। पूछेगा कि केंद्रक और केंद्रिका जो है किसमें नहीं पाया जाएगा? तो प्रोकैरियोटिक में। जबकि केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित रहता है या पाया जाता है तो वह पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका होती है तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम जीवाणु की होती है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कोशिका है तो सबसे बड़ा कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है तो वह होता है न्यूरॉन जो कि तंत्रिका कोशिका रहता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होता है तो वह होता है सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल की। उसके बाद मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होता है तो वह होता है अंडाणु जिसे ओवम कहते हैं। उसके बाद देखिए कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार है तो वह है जीव द्रव, जबकि जीव द्रव की खोज किया था तो वह किया था डुजार्डिन ने। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? तो 1839 में। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? तो वह बोला था हेक्सले ने। जीव द्रव सिद्धांत दिया था तो वह दिया था सुल्जी ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है तो उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है तो यह केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो यह सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि सेल्यूलोज यह पादप कोशिका में ही पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो कोशिका झिल्ली जो है पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षित प्रदान करता है तो कोशिका झिल्ली जो है यह निश्चित आकार भी देता है और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान भी करता है। कौन? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो यह लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो वह दिया था बेंडा ने। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था तो बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने वाला द्रव कहलाता है तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र है तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो वह एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। एटीपी इकाई होती है तो यह ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? तो हेंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है क्रिस्टी को कहा जाता है। क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोल्जी कॉय की खोज किसने किया था? तो वह किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी कॉय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो गोल्जी कॉय का क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है
सिस्टर्नी। गॉल्जी इकाई की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। कोस्का का ट्रैफिक पुलिस कोस्का का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहलाता है तो गॉल्जी इकाई को कहा जाता है। गॉल्जी इकाई का मुख्य कार्य क्या है तो वह है श्रवण करना। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है तो यह गॉल्जी इकाई को द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है तो गॉल्जी इकाई के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था तो डी डुबे ने किया था। पूछेगा कब किया था तो 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है तो यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है तो बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। कोस्का का एटम बम कहलाता है तो लाइसोसोम। उसके बाद राइबोसोम देखिए, राइबोसोम की खोज किसने किया था तो पेलेट ने किया था। कब किया था 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं तो यह आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है तो केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये 70S राइबोसोम जो है यह 50 और 30 से बना होता है, जबकि 80S राइबोसोम जो है ये 60-40 से बना होता है। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है तो 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद देखिए लवक। लवक पाया जाता है तो पादप में लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहला होता है बर्नी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। पहला है अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है बर्नी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तीसरा है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णी लवक मुक्त पाए जाते हैं तो यह जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। अवर्णी लवक जो है मुक्त कहाँ पाया जाता है तो यह जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जो है रंगहीन होता है। उसके बाद है कि फूलों और बीजों को आकर्षित रंग प्रदान करता है तो क्रोमोप्लास्ट करता है। पौधे के पत्तियों का हरा रंग होता है तो वह होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो यह कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुक्त क्या होता है तो मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है तो कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। उसके बाद देखिए टमाटर में लाल रंग होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग होता है तो वह होता है जेंथोफिल के कारण। पपीता में पीला रंग होता है तो वह होता है केरिका जेंथिन के कारण होता है। सेब में लाल रंग होता है तो सेब में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग होता है तो मिर्च में लाल रंग होता है वह होता है कैप्सेथिन के कारण। जबकि गाजर में कौन सा रंग वर्णक होता है तो वह होता है कैरोटीन। उसके बाद देखिए केंद्रक, रसधानी और तारक। केंद्रक की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था तो 1831 में। कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है तो वह करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहा जाता है तो केंद्रक को कहा जाता है। पूछेगा कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है तो केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य भाग होता है तो वह होता है कैरोटीन। कैरोटीन करा की केंद्रक का मुख्य भाग होता है तो क्रोमेटिन होता है, जबकि क्रोमेटिन बना होता है तो वह होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का बना होता है। कोशिका का निर्जीव रचना होता है तो वह होता है रसधानी पाया जाता है तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। ताराकाय की खोज किसने किया था तो बोबेरी ने किया था। ताराकाय पाया जाता है तो ताराकाय जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है तो वह कहलाता है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाता है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन जो होता है यह कायिक कोशिकाओं में होता है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन होता है तो यह जीवाणुओं में होता है। तो 3 विभाजन याद रखिएगा कौन कौन। समसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिका में होता है, जबकि असूत्री विभाजन जो है जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था तो फार्मर व मुरे ने किया था। जैव विकास, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था तो डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था तो हुगो डी विरीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था तो वह भी डार्विन दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था तो वह था डार्विन। अनुवांशिकी, उसके बाद देखिए अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है तो ग्रेगी जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मटर यानी मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था तो मटर का। आनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था तो वह डब्ल्यू वाटसन ने बोला था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। कब किया था 1905 में।
आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो वह होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो वह होता है क्रोमोसोम में। उसके बाद देखिए आनुवांशिकता की मूल इकाई है तो वह है जीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है तो वह है जीन। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था तो बिल हेलम जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग पूछेगा तो कौन किया था तो जोहानसन ने किया था। कब किया था तो 1909 ईस्वी में। जीन जिसे जेन कहा जाता है अवस्थित होता है, यह गुणसूत्रों में होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बिडल एवं टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था तो बिडल एवं टैटम ने किया था। गैमेटी की सूत्रता की नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो वह किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई है तो वह हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। उसके बाद देखिए गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, तो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है तो वह होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था तो वह किया था स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था 1875 में। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वाल्डेयर ने किया था। कब किया था 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो यह होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ में। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है तो वह गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो यह 44 अर्थात 23 जोड़ी होता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है तो 23वां जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष व स्त्री में होता है तो पुरुष में जो होता है XY जबकि स्त्री में होता है XX। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है तो XY जबकि महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो वह पिता के गुणसूत्र यानी XY के द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है तो 22+22। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है तो 22+22। उसके बाद है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कब किया था 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो यह होता है न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक अम्ल है तो वह है RNA और DNA। दो न्यूक्लिक अम्ल पूछेगा तो कौन हो जाएगा तो RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप क्या होता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि DNA का पूर्ण रूप क्या होता है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद देखिए DNA का डबल हेक्सिन मॉडल किसने दिया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था तो 1953 में। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो 1962 में। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो 1962 में। उसके बाद है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने किया था। DNA होता है तो यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। DNA का मुख्य कार्य क्या है तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना DNA का मुख्य कार्य होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो हरगोबिंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायता करता है तो वह DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है तो भारत में जो है हैदराबाद और चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहलाता है तो वह कहलाता है हैदराबाद। RNA का संश्लेषण होता है तो वह DNA से होता है। RNA का संश्लेषण होता है तो DNA से, जबकि RNA में शर्करा पाई जाती है तो राइबोस नामक शर्करा पाई जाती है RNA में। DNA में मौजूद शर्करा होता है तो डीऑक्सी राइबो होता है। उसके बाद है कि केंद्रक में DNA का अंश होता है तो वह होता है 10%। DNA बहुलक है तो DNA बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। प्रोटीन का निर्माण का आदेश देता है तो DNA देता है। प्रोटीन निर्माण के आदेश कौन देता है तो DNA। प्रोटीन निर्माण करता है तो वह करेगा RNA। आदेश देगा DNA जबकि निर्माण करेगा RNA। उसके बाद है कि DNA की श्रृंखला बंधी होती है तो वह हाइड्रोजन बंधन से बना होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है तो वह होता है RNA के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है तो वह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो उसे थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा संघ है या समूह है तो वह है थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है तो वह होता है सुकाए। सबसे सरल अस्थायी पौधा होता है तो वह होता है बायोफाइटा। सबसे सरल अस्थायी पौधा समूह होता है तो वह होता है बायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो वह माना जाता है बायोफाइटा को। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा बायोफाइटा है तो सबसे बड़ा बायोफाइटा है डायसोनिया, जबकि सबसे छोटा बायोफाइटा है वह है जुओपिप्स। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम एक का अभाव होता है तो बायोफाइटा में। करा कि संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है तो किस में होता है बायोफाइटा में।
वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है तो बायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं तो यह नम्र एवं छायादार स्थानों पर, यानी नमी वाला स्थान पर, उसके बाद छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है तो एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा पूछेगा तो वह हो जाएगा एजोला। उसके बाद देखिए शैवाल का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी, यानी किसकी बनी होती है? यह होता है सेल्यूलोज का बना हुआ। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह करता है क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है तो वह है लेशमेनिया। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है तो वह है लेमनेरिया। क्या है? लेमनेरिया। उसके बाद है कि सबसे बड़ा शैवाल है तो वह है माइक्रोसिस्टिस। उसके बाद सबसे छोटा शैवाल पूछेगा तो वह हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। सबसे छोटा शैवाल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद कवक देखिए, कवक है तो यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवक क्या होता है? तो यह एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है तो ईस्ट, मशरूम, खमीर, ये सब जो है प्रमुख कवक है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो यह काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है तो कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। शराब उद्योग में प्रयोग किया जाता है तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। उसके बाद देखिए लाइकेन बने होते हैं तो यह कवक एवं शैवाल से बनता है लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो थियोफ्रैक्टस ने किया था। पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है तो उसे कोर्टिकोलस कहा जाता है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोलस कहते हैं, जबकि चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिल कहा जाता है, जबकि लाइकेन सहायक होता है तो मृदा निर्माण में लाइकेन सहायता करता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो यह रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन है तो वह है लोबेरिया और इर्बेनिया और रेमेनीला। अनावृत बीज देखिए, अनावृत बीज जो है जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होता है तो वह होता है नग्न, यानी कि आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत पौधा है तो वह है सिकोया। सबसे छोटा अनावृतीय बीज जो है तो वह है जेमिया पिग्मिया। सबसे बड़ा अनावृत बीज पौधा है तो वह है सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीज पौधा है तो वह है जेमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है तो यह साइकस से प्राप्त किया जाता है। अनावृत पौधे में परागण की क्रिया होती है तो यह वायु के माध्यम से होता है। उसके बाद देखिए आवृत बीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, समूह के पौधे में बीज होता है तो यह फल के अंदर होता है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा है तो वह है यूकेलिप्टस, जबकि सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा पूछेगा तो वह हो जाएगा लेमना। उसके बाद एक सबसे छोटा बीज होता है तो सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड होता है। सबसे बड़ा बीज पूछेगा तो वह हो जाएगा लोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया। सबसे ऊंचा पौधा पूछेगा सिकोया सेम्पर बिरेंस हो जाएगा, सिकोया सेम्पर बिरेंस हो जाएगा। उसके बाद है कि सोलेनेसी कुल के पौधे में आता है तो क्या क्या आता है? तो आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च आता है। जबकि रूटेसी कुल के पौधे में आता है तो नींबू, संतरा, बेल, मौसम्बी, यह जो है रूटेसी कुल के पौधे में आता है। रोजेसी कुल के पौधे में आता है तो सेब, नाशपाती, गुलाब, रस भरी, ये सब जो है रोजेसी कुल में आता है। जबकि मालवेसी कुल के पौधा आता है तो कपास, भिंडी, गुड़हल। मटर किस कुल का पौधा है? तो वह है लिग्यूमिनेसी में जो है मटर कुल का पौधा आता है। जबकि गन्ना किस कुल का पौधा है? तो वह है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। लौंग किस कुल का पौधा है? तो लौंग जो है यह है मिट्रेसी कुल का पौधा है। जबकि लौंग के तेल का प्रमुख घटक होता है तो वह होता है यूरेनॉल। उसके बाद देखिए जड़, तना, पत्तियां। पौधे का अवरोही भाग होता है तो वह होता है जड़, जबकि तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण है तो वह है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है तो वह है सलजम। और शंक्वाकार जड़ का उदाहरण है तो वह है गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है तो वह है शकरकंद। जबकि जड़ों के रूपांतरण है तो मूली, गाजर, सलजम जो है यह जड़ का रूपांतरण माना जाता है। तना जो है रूपांतर है तो आलू क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो वह है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो प्रयोग करते हैं तो वह होता है तना।
कंद उदाहरण है, तो आलू यह एक प्रकार का कंद है। धन कंद के उदाहरण है ओल, अरबी। ओल और अरबी जो है यह धन कंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण है तो अदरक और हल्दी जो है यह प्रकंद के उदाहरण है। सलकंद के उदाहरण है तो प्याज, लहसुन जो है सलकंद का उदाहरण है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आता है तो वह आता है सल्फेनिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। लहसुन में गंध का कारण है तो वह है एलाइसिनी के कारण ऐसा होता है। जबकि मिर्च के तीक्ष्णा या तीखा का कारण है तो वह है कैप्सेइसिन। उसके बाद है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो वह है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो वह है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती, कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है तो कायिक प्रबंधन कहा जाता है। आलू का कायिक प्रबंधन होता है तो वह होता है तना से। आलू का कायिक प्रबंधन होता है तो वह होता है तना से। बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन होता है तो वह होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वह है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वह है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र होता है तो वह होता है रंध्र, जिसे अस्टोमेटा कहते हैं। पत्तियां सांस लेती है तो पत्तियां जो सांस लेते हैं अस्टोमाटा से लेता है। उसके बाद देखिए बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो वह होता है अस्टोमाटा। पौधे की पत्तियां का रंग हरा होता है तो वह होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग होता है तो वह होता है कैरोटीनाइड के कारण जो है पत्ती का रंग होता है लाल, नारंगी और पीला। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। उसके बाद देखिए फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बना होता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। फल बनता है तो वह निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। बीज बनता है तो निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था तो स्ट्रासबर्ग ने किया था, यानी स्ट्रासबर्गर ने किया था। नर एवं मादा में जनन इकाइयों को संयोजन कहलाता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस जो है सबसे बड़ा बीजांड होता है। जीवित जीवाश्म है तो साइकस जो है जीवित जीवाश्म है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे कहा जाता है सत्य फल। जबकि जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जो है भाग लेता है, जैसे पुष्पासन और बाह्य दल भाग लेता है, उसे कहा जाता है असत्य फल। करा कि जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेगा तो उसे सत्य फल माना जाएगा, जबकि जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेगा, जैसे कि पुष्पासन और बाह्य दल भाग लेगा, तो उसे कहा जाएगा असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण है तो मटर, आम, ये सब जो है सत्य फल का उदाहरण है। जबकि असत्य फल का उदाहरण है तो सेब, नाशपाती, कटहल, ये सब जो है असत्य फल का उदाहरण है। सारोसिस फल है सहतूत, अनानास, कटहल, ये सारोसिस फल है। आम, इमली, पपीता, बैर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है तो वह होता है मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है भ्रूण पोष। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है पुष्प क्रम। उसके बाद देखिए फूल, पौधे का जनन अंग होता है तो वह होता है पुष्प यानी कि फूल। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती कहलाता है तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है तो पुकेंसर कहलाता है। पुष्प का मादा अंग कहलाता है तो अंडा, जिसे कार्पोल कहा जाता है या कार्पोल भी कहा जाता है। सबसे छोटा पुष्प होता है तो बुल्फिया जो सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे बड़ा पुष्प उपजेगा तो वह हो जाएगा रेफ्लेसिया। पादप ऊतक, कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है ऊतक। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाता है ऊतक। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो बीचेट ने किया था। उसके बाद है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से निर्माण होता है। जाइलम एवं फ्लोएम में है तो वह है एक संवहनीय ऊतक। जाइलम एवं फ्लोएम क्या है तो यह एक संवहनीय ऊतक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो वह पहुंचाता है फ्लोएम। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो वह पहुंचाता है जाइलम। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है तो वह करता है संयोजिक ऊतक। रक्त एक प्रकार का है तो रक्त जो है एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो वह है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी माना जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो वह करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है तो बैगनी, नीला और लाल रंग को। क्लोरोफिल जो है प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है तो वह करता है बैगनी, नीला और लाल रंग। लेकिन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक यानी सबसे अधिक होती है तो वह होता है लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम दर होती है तो वह होता है बैगनी कलर में। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वह होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन यानी कि होता है तो वह होता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है तो प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो वह है फास्फोगिलिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो वह होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो वह है सौर विकिरण। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो वह है सौर विकिरण। पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं। प्रमुख पादप हार्मोन है तो वह है ऑक्सिन, उसके बाद जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरेजियंस और साइटोकाइनिन, ये सब जो है पादप का प्रमुख हार्मोन है। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाता है तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो है ये वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है पौधों में। वृद्धि निरोधक हार्मोन है तो वह है एस्बेक्सिक अम्ल और एथिलीन। ये क्या करता है तो वृद्धि को रोकता है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन था तो वह था ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किया था तो डार्विन ने किया था। ऑक्सिन की खोज किसने किया था तो डार्विन ने। कब किया था 1880 में। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है तो वह होता है ऑक्सिन हार्मोन। 2,4-D है तो 2,4-D एक खरपतवार नाशक है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है तो वह है एथिलीन। एथिलीन की खोज किया था तो बर्ग ने 1962 में किया था। फलों को पकाने में सहायक होता है तो वह होता है एथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है तो वह होता है एथिलीन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है तो वह होता है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन की खोज किया था तो वह किया था करोसावा ने किया था 1926 में। कोशिका विज्ञान या कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता होता है तो वह होता है साइटोकाइनिन हार्मोन का। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था तो मिलर ने किया था। कब किया था 1951 में। फूल खिलाने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है फ्लोरेजेन हार्मोन। जबकि ट्राउमेटिन है तो वह है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसके बाद पौधे के जख्मों को भरता है तो ट्राउमेटिन भरता है। पौधे के जख्मों को कौन भरता है ट्राउमेटिन हार्मोन भरता है। उसके बाद पादप रोग। तंबाकू का मैजेक रोग होता है तो वह होता है विषाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है तो वह होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है तो वह होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है तो वह भी कवक से। गेहूं में रस्ट रोग और गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। धान का अंगमारी रोग का कारक है तो वह है जेंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है तो वह है धान से। हरित वाली रोग संबंधित है तो वह है बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है तो वह है सेब से। धान में खैरा रोग होता है तो जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हाइट रोग होता है तो वह होता है ऑक्सीजन की कमी से। बंशी टॉप रोग संबंधित है तो वह है केला से। टिक्का रोग संबंधित है तो वह है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में डायबेक रोग तथा लिटिल रिप रोग होता है तो वह होता है कॉपर यानी तांबा के कमी के कारण। आम तथा बैगन में लिटिल रिप रोग होता है तो वह होता है जस्ते की कमी के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है तो वह होता है ब्रोनिंग की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है तो वह होता है ब्रोन की कमी से। उसके बाद देखिए वनस्पतिक शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे लौंग प्राप्त होता है तो यह शुष्क पुष्प की कली से प्राप्त होता है। हिंग प्राप्त होता है तो पौधे की जड़ों से हिंग प्राप्त किया जाता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो ओक वृक्ष की छाल से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। ओक का वनस्पतिक नाम है तो वह है कोवेक्सकर सुबर। जबकि हीरोइन प्राप्त होता है तो अफीम पोस्ता से हीरोइन का प्राप्त किया जाता है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो वह होता है अधपके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है तो अफीम का वनस्पतिक नाम जो है पेपवर सोमनिफेरम करा कि सोमनिफेरम। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या होता है तो वह होता है पेपवर सोमनिफेरम। मार्फिन प्राप्त होता है तो अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है तो वह है निकोटीन प्राप्त होता है तो यह तंबाकू की पत्तियों से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो वह होता है कैफीन।
और कैफीन, कैफीन पदार्थ होता है तो कॉफ़ी की बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो वह होता है थीन या टैनिन प्राप्त होता है तो चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है तो यह चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल प्राप्त किससे करते हैं तो चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र वाला होता है तो वह होता है शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है तो शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है तो वह होता है ट्राइटिलियम में होता है या ट्राइलिसियस में होता है, ट्राइलिसियस में होता है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है तो वह है हार्ड बिचिया। सबसे हल्का या सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा होता है तो वह होता है ओक्रोमा। पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक है तो वह है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक है तो जल, ऑक्सीजन, ताप। पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है तो वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है तो उसे कहा जाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह होता है 16 पोषक तत्व की। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है तो वह है जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है तो लिथोफाइटस। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है तो वह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं तो वह होता है तिलचट्टा। आर्थ्रोपोडा संघ का जीव होता है तिलचट्टा। मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली ये सब जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कॉकरोच के हृदय में होता है तो कॉकरोच के हृदय में होता है 13 कोष्ठ। कीटों में पैरों की संख्या होती है तो वह होता है 6। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है तो वह है मोलस्का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है तो वह है मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव होते हैं तो ऑक्टोपस, घोंघा ये सब जो है मोलस्का संघ के आते हैं। ऑक्टोपस है तो यह एक मृदु कवची जीव है जिसे मोलस्का संघ में आता है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। मोलस्का संघ में उत्सर्जित होता है तो यह वृक्क के द्वारा, यानी मोलस्का संघ में उत्सर्जित अंग होता है तो वह होता है वृक्क के द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो वह होता है एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम दिया था तो वह दिया था गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम जो है यह प्रोटोआ संघ के आता है। पेरिफेरा संघ के जीव है तो पेरिफेरा संघ के जीव होता है तो वह होता है साइकॉन और अस्पांज। पेरिफेरा संघ के जीव कहलाते हैं तो अस्पांज। एनिलिडा संघ के जीव होते हैं तो केचुआ, जोक और नेरिस जो है ये तीनों जो है एलिनिडा संघ में आता है। केचुआ में होती है तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। एनिलिडा संघ के जीव में श्वसन है तो वह त्वचा से होता है। एनिलिडा संघ के जीव जो श्वसन करता है किसके द्वारा तो त्वचा के द्वारा। उसके बाद देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं तो जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिस्टल स्टार जो है यह इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। सिलेंट्रेटा संघ का जीव है तो हाइड्रा और मूंगा जो है सिलेंट्रेटा संघ में आता है। हाइड्रा की खोज किसने किया था तो हाइड्रा की खोज किया था लुवेन हॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होता है तो वह होता है उभयचर। उभयचर का अर्थ होता है जल तथा स्थलों दोनों में रहने वाली प्राणी, जैसे मेढक। मेढक के हृदय में होता है तो 3 कक्ष होता है। पक्षी का हृदय में होता है तो 4 प्रकोष्ठ होता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो वह कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन होता है तो पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीव पक्षी है तो सबसे ऊंचा हो जाएगा और विशालतम हो जाएगा तो सबसे ऊंचा शुतुरमुर्ग और अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे दूसरा विशाल पक्षी है तो वह है एमू पक्षी। सबसे छोटा पक्षी है तो वह है हमिंगबर्ड और स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है तो वह है डायफ्राम। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है तो वह है डायफ्राम। स्तनधारियों के हृदय में होता है 4 कक्ष होता है और स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फेफड़ा का द्वारा होता है। सबसे बड़ा स्तनी है तो ब्लू नीला व्हेल है। सबसे छोटा स्तनधारी है तो वह है चुचुंदर। सबसे छोटा स्तनधारी है तो वह है चुचुंदर। सबसे लंबा स्तनधारी है तो वह है जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो वह स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो वह है अस्कविड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है तो वह है डक बिल्ड प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है तो वह है अफ्रीका या अफ्रीकी हाथी। सरीसृप के वर्ग में जीव होते हैं कौन कौन आता है तो वह आता है छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट ये सब जो है सरीसृप वर्ग में आता है। समानतः सरीसृप का हृदय होता है तो 3 कक्षीय होता है, जबकि अपवाद में मगरमच्छ में जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। सरीसृपों का विकास हुआ था तो मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर थे तो डायनासोर भी मेसोजोइक सरीसृप था। मगरमच्छ हृदय होता है तो मगरमच्छ में हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है वह है नागराज, जिसे किंग कोबरा भी कहा जाता है। एकमात्र जहरीली छिपकली है तो वह है हिलोडर्मा।
छिपकलियों में या तरह की छिपकलियों में से जहरीला कौन सा है? तो वह हिलोडर्मा। जबकि मछलियों में श्वसन होती है तो मछली जो श्वसन करता है गिल्स के द्वारा करता है। उसके बाद देखिए जंतु जगत। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। जबकि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने वाले कार्य करता है तो संयोजिक उत्तक करता है। संयोजिक उत्तक में पाई जाने वाला जो है दो जंतु या दो तंतु है तो वह है टेटन एवं लिंगामेट जो कि स्नायु होता है। उसके बाद है कि मांसपेशियों को अस्थिया से जोड़ता है तो वह जोड़ता है टेंडन। जबकि अस्थि को यानी कि हड्डी को जोड़ेगा तो लिंगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तो चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह होती है तो वह होता है साइनेपस। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करते हैं तो वह करता है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बने होते हैं या बनते हैं तो तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है तो 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ होती है तो वह होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ होती है तो वह होता है अस्टेपीडियस। मानव रक्त देखिए, रक्त यानी खून होता है तो तरल संयोजिक उत्तक होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। हेमेटो या हेमाटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। रक्त जो क्षारीय होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? तो 1 से 1.5 लीटर या 1.5 लीटर कम होता है या हाफ लीटर कम होता है। उसके बाद देखिए रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु होता है तो वह होता है लोहा। रक्त को सुरक्षित रखता है तो वह रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन होता है तो वह प्रोटीन का एक यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक होता है तो वह होता है हेमेटीन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो वह है लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद देखिए रक्त प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है तो वह होता है प्लाज्मा। और पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को। रक्त प्लाज्मा होता है तो वह होता है रंगहीन। जबकि रक्त का कितना परसेंट भाग जो है प्लाज्मा होता है तो वह होता है 55%। जबकि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो वह होता है 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है तो वह करता है प्लाज्मा। पचे हुए भोजन का संवहन कौन करेगा? तो वह करेगा प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन या फिर एल्बुमिन है तो यह है प्लाज्मा प्रोटीन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है अनिवार्य प्रोटीन है तो वह है फाइब्रिनोजन। जबकि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है तो उसे सेरम कहा जाता है। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है तो रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिप्रीन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। उसके बाद देखिए रक्त कणिकाएं। रक्त को 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त कण का यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। लाल रक्त का कण निर्माण होता है तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है तो 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में होता है, यकृत में होता है और प्लीहा में भी होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो लिकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है तो इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है तो मोनोसाइट होता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है तो आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होता है तो कौन कौन होता है? ए और बी होता है। आरबीसी की संख्या मापी जाती है तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है या कहलाता है तो प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक प्लीहा को यानी स्पेनल को कहा जाता है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है तो वह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है तो वह होता है 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो वह होता है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोगी से जो ग्रसित होते हैं उसमें खून का थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का बनने में सहायक है तो वह है विटामिन के।
विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं तो वह नहीं बनता है थैलेसीमिया रोग से, यानी थैलेसीमिया रोग जिसको होगा तो लाल रुधिराणु जो है नहीं बनेगा। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है तो उसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए रक्त वर्ग समूह। रक्त समूह है कौन कौन है, तो ए है, बी है, AB है और O है, यानी कि 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। कौन कौन होता है, ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1930 में। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है तो O कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है तो AB कहलाता है। RH फैक्टर संबंधित है तो वह है रक्त से। RH फैक्टर की खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने एवं बीनर ने किया था। कब किया था, 1940 में। और किससे किया था, तो रिसस नामक बंदर से किया था। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी, यानी कि बिक्र जो है रक्त को शुद्ध करता है। उसके बाद देखिए बिक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो वह है डायलिसिस प्रक्रिया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था तो विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था, 1628 ईस्वी में। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है तो वह कहलाता है हृदय। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है तो कहलाता है हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है तो वह करता है फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है तो 120/80 मिलीमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसके बाद है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र है तो वह है स्फिग्नोमैनोमीटर से प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो वह होता है एड्रीनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप क्या होता है तो वह बढ़ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है तो वह कहा जाता है इस्कीमिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो ग्रासीन कहलाता है। मुख का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रासीन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई होती है तो 22 फीट होता है, लगभग 22 फीट। पचे भोजन में सहायक होता है तो एंजाइम सहायक होता है। अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन एवं रेनिन होता है। अमाशय से निकलने वाला जठर रस कौन सा होता है, तो वह होता है पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन होता है तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो वह है पेप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो वह है रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होता है तो 8 से 10 मीटर होता है, लगभग 30 फीट के बराबर होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो वह है माल्टोज। इंजाइम देखिए, इंजाइम मूलतः होता है तो यह होता है प्रोटीन। इंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जैविक सिस्टम से रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो वह है इंजाइम। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज है तो यह एक प्रकार का इंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो वह करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो वह करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो वह है ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है इमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है तो वह बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है तो वह बदलता है जाइमेज। उसके बाद देखिए लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो वह है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोगी करती है तो वह स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो वह फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, यानी कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो वह होता है 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग है तो वह दांत के शिखर की एनामेल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन है तो ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियां की कुल संख्या होता है 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होता है वह होता है 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या होता है 28, जबकि मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या होता है 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होता है 639। उपस्थिति पाया जाता है नाक में। मानव शरीर में या शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या होता है तो वह होता है 20।
मानव शरीर में जल की मात्रा होता है तो 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। और मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो वह होता है एनामेल यानी दांत की ऊपरी परत। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो वह होता है अंगुली में। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है तो वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जबकि केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो वह निकलता है 31 जोड़ी। मनुष्य में श्वसन दर होता है तो वह 16 से 18 बार होता है। शिशुओं में श्वसन दर होता है तो 44 बार प्रति मिनट होता है। पैर में हड्डियों की कुल संख्या होता है तो वह होता है 60। जबकि बाल एवं नाखून की रचना होती है तो यह केराटिन नामक प्रोटीन से होता है। मनुष्य में दांत पाया जाता है तो 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होता है। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है तो वह कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है यकृत। यकृत का वजन होता है तो वह 1.5 से 2 किलोग्राम होता है लगभग। पित्त स्रावित होता है तो पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। फिर पूछेगा पित्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.7 होता है। पित्त जमा होता है तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, जबकि आता है कहाँ से, पित्त निर्माण कहाँ से होता है तो यकृत से। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो वह रहता है विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखता है तो वह रहता है यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिप्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होगा तो यह होगा यकृत में। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है तो हेपरिन। रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है तो वह करता है यकृत। मृत जो आरबीसी रहता है उसे नष्ट कौन करेगा, यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है तो वह करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है तो वह करता है यकृत। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है अग्नाशय। ट्रिप्सिन स्रावित होता है तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है तो यह अग्नाशय में यानी कि पेंक्रियाज में पाया जाता है। इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन है तो प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है तो यह प्रोटीन श्रृंखला है या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है तो वह होता है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए इंसुलिन की खोज किसने किया था तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था तो 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना कहलाता है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जा सकता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में किया जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है तो वह करता है सिक्रेटिन। उसके बाद देखिए हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है तो वह है हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है तो वह है हृदय। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है तो 4 कोष्ठ होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होता है तो 4 कोष्ठ। उसके बाद है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर में या शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी कहलाती है तो वह सिरा कहा जाता है। यानी शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा तो उसे सिरा, जबकि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है तो धमनी। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त युक्त का संवहन काम करता है तो वह करता है फुसफुस धमनी, जबकि शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन कौन करता है तो फुसफुस सिरा। ये दोनों अपवाद में याद रखेगा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहा जाता है सिस्टोल कहा जाता है, जबकि हृदय के फैलने को कहा जाता है डायस्टोल कहा जाता है। समानता नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है तो हृदय के धड़कन के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो वह है थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को, जबकि हृदय घात का कारण है तो वह शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रित के लिए आवश्यक तत्व है तो वह है पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो वह करता है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है तो यह कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन नवार्ड के द्वारा किया गया था।
भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है तो वह लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा लगाया जाता है, जिसे ईसीजी कहा जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। हृदय जो है प्रति मिनट रक्त पंप करता है तो 5 से 6 लीटर करता है। हृदय जो है प्रति मिनट रक्त पंप करता है तो 5 से 6 लीटर। उसके बाद किडनी यानी बिक्र के बारे में। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जित अंग होता है तो वह होता है किडनी, जबकि किडनी का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला, जबकि वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है तो वह होता है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है तो स्वस्थ मनुष्य जो है प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मानव गुर्दे वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है तो वह होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। मूत्र का रंग पीला होता है तो वह होता है इरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया को पृथक करता है तो वह करता है वृक्क। रक्त से यूरिया को पृथक करता है तो वह करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो वह बनता है यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। उसके बाद देखिए मानव मस्तिष्क बना होता है तो यह तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है तो वह होता है सेरिब्रम, जिसे परम मस्तिष्क कहा जाता है। सेरिब्रम उपभाग है तो वह है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो वह करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है तो वह होता है सेरिब्रम में। थैलमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो वह होता है अग्र मस्तिष्क में। थैलमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो वह होता है अग्र मस्तिष्क में। ठंड गर्म करा की दर्द, ठंडा गर्म की पहचान करता है तो वह करता है थैलमस। जबकि शरीर का ताप, रक्तदाब और प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो वह करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि ज्ञान एवं श्रम शक्ति पर नियंत्रित कौन करता है तो वह करता है कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा। उसके बाद है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है तो वह होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो वह होता है सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोगेंटा उपभाग है तो वह है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होते हैं तो वह शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है तो वह करता है मेडुला ऑब्लोगेंटा। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं होता है तो वह होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या कशेरुकी रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो वह निकलता है 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो वह होता है कशेरुकी रज्जु के द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है तो वह होता है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है तो वह होता है मेनिंजाइटिस। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है तो वह करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है तो वह लगाया जाता है इलेक्ट्रोनेसेफेरालोग्राफ के द्वारा यानी EEG के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रमुख ग्रंथियां। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का भार होता है तो यानी वजन होता है तो 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वह है थायराइड। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो यह मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है तो यह गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है तो यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन, जबकि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है तो वह होता है TSH को स्रावित करता है तो वह करता है पीयूष ग्रंथि। थायरोक्सिन है तो थायरोक्सिन क्या है तो यह आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो वह करता है एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है या लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। उसके बाद कहिए देखिए गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। ब्रांकाइटिस एक रोग है तो वह है श्वास नलिका। उसके बाद देखिए लेक्रीमियल ग्रंथि स्रावित करता है तो यह करता है आंसू। उसके बाद जनन अंग। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है तो वह होता है वृषण। एंड्रोजन
एंड्रोजेंस स्रावित होता है तो यह होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है तो वह होता है अंडाशय। स्त्रियों में जनन अंग होता है तो वह होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है तो एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन कहलाता है, जबकि पुरुष हार्मोन कहलाता है तो एंड्रोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन कहलाता है। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन जो है स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है तो यह पुटिका के द्वारा उत्पादित किया जाता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है तो वह है प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है तो वह कहलाता है वेसेक्टोमी कहलाता है, जबकि स्त्री की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पोषक पदार्थ देखते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है तो गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु और शकरकंद, गन्ना, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे अधिक होता है। ताकत या तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन होता है तो प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ये सब जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। उसके बाद देखिए प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन आवश्यक होती है तो 20 प्रकार के सभी एंजाइम बने होते हैं तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है तो मरासमस एवं क्वाशीवर्कर बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी से। बसा होता है तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। बसा का संश्लेषण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तो बसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। त्वचा रूखी हो जाती है तो बसा की कमी से। बसा का मूल स्रोत है तो मक्खन, घी जो है बसा का मूल स्रोत है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किया था तो लुईस पाश्चर ने किया था। दूध का पीएच मान होता है तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो वह है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है तो वह है गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है तो वह जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होता है तो वह होता है लैक्टोज, जबकि दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो वह है कैसिन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है तो वह है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग का कारण है तो वह है कैरोटीन। घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होता है तो 99% होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र है तो वह है ब्यूटाइरोमीटर। उसके बाद देखिए विटामिन होता है तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज किया था तो फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन है तो वह है BC। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ADEK है। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किया था तो मैक्लोन ने किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था तो होलकट ने। विटामिन सी की खोज होलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने किया था हॉपकिंस ने। जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल। और रतौंधी होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए का स्रोत है तो दूध, अंडा, पनीर, ये सब जो है दूध, अंडा, पनीर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है थायमिन। और बेरी रोग होता है तो विटामिन B1 की कमी के कारण। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है राइबोफ्लोविन। जबकि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है तो नियासिन। जबकि प्लेग्रा होता है तो विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है बायोटीन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है तो फॉलिक अम्ल है। उसके बाद देखिए करा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है तो साइनोकोबाल्मिन है। जबकि कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। अस्कॉर्बी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का स्रोत है तो नींबू, संतरा, नारंगी जो है विटामिन सी का स्रोत है। घाव भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है तो वह है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है कैल्सिफेरॉल। रिक्टेस रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है तो जनन क्षमता में कमी। यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है तो जनन क्षमता में कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है तो फिलोक्विनोन है। जबकि रुधिर अस्कंदन में सहायता होता है तो विटामिन के का।
रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के है। विटामिन किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है तो विटामिन डी और के का। मछली के लीवर आयल की मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर होती है तो विटामिन ए तथा डी। कि मछली के लीवर में होता है विटामिन ए, जबकि मछली का तेल में होता है विटामिन डी। उसके बाद देखिए जीवाणु जनित रोग, जैसे कि जीवाणु जनित रोग जैसे हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग जिसे तपेदिक या टीबी कहते हैं, या कुष्ठ रोग, ये सब जो रोग होता है यह जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होता है तो वह होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है तो यह बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक्स का जनक है तो वह है सेलमाइन वॉक्समाइन। हैजा और टाइफाइड होता है तो जल प्रदूषण से। हैजा और टाइफाइड होता है तो जल प्रदूषण से। हैजा जिसे कॉलरा कहते हैं प्रभावित करता है तो यह आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है तो आंत को। उसके बाद देखिए कि टाइफाइड यानी कि आंत ज्वार का पता लगाने के लिए किया जाता है तो बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड पता करने के लिए। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है तो टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से होता है तो प्लेग नामक रोग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है तो गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को कहा जाता है तो काली खांसी को परट्यूसिस कहा जाता है। टीबी या यक्ष्मा रोग होता है तो वह होता है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है तो वह है फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट कोच ने। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है तो वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस पूछेगा तो 24 मार्च हो जाएगा। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो बीसीजी का टीका यक्ष्मा में लगाया जाता है, यानी यक्ष्मा रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद है कि बीसीजी का अर्थ क्या होता है तो बेसिलस कालमेट यूरिन होता है, यानी ग्यूरिन होता है। बीसीजी में यानी शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। डॉट्स है तो डॉट्स क्या है तो टीबी के इलाज का अभियान है। डॉट्स का अर्थ क्या होता है तो डॉट्स का अर्थ होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है तो वह है श्वासनली। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग होता है तो वह होता है तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या लॉक ज्वार रोग कहलाता है। टिटनेस को कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है तो डीपीटी कहलाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। निमोनिया रोग का कारण है तो वह है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है तो संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम है तो वह है लिप्रोसी हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार है तो वह है एमडीटी की दवाएं। एमडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है तो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। उसके बाद है कि एमडीटी में शामिल होता है तो वह होता है डेप्सोन और क्लोफाइजीमीन एवं रिफेमिनथिन। गोनोरिया और सिफिलिस है तो यह एक यौन रोग है। गोनोरिया और सिफिलिस कौन सा रोग है तो यह एक यौन रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग देखिए, प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेसिस, कालाजार, निद्रा रोग, ये सब जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया रोग होता है तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था तो सर लॉरेंडर रॉस ने किया था। मलेरिया का वाहक होता है तो मादा एनोफिलिंदा यानी मादा एलोफिलिन मच्छर होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग होता है तो वह होता है पलिहा या तिल्ली। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था तो वह क्या था मैकुलाच ने। जबकि मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है तो वह है कुनाइन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ओआरटी चिकित्सा किसके संबंधित है तो वह है अतिसार से। जबकि अतिसार रोग का वाहक है तो वह है घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारक होता है तो वह होता है रोटा वायरस। पायरिया बीमारी है तो यह दांतों एवं मसूड़े की। पायरिया बीमारी है तो वह है दांतों एवं मसूड़े की। दांत की बीमारी होती है तो वह होता है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है तो वह दांतों का क्षरण। फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। पेचिस होता है तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस रोग प्रभावित करता है तो पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक है तो कालाजार कारक है लिस्मेनिया परजीवी का। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है तो निद्रा रोग जो होता है ट्रिप्सोनोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग का वाहक है तो वह है सीसी मक्खी। उसके बाद देखिए कवक या फफूंद द्वारा जनित रोग।
जैसे दमा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग जो है यह कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट का कारक वाहक है यानी कारक कवक है तो वह है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन यह जो है एथलीट फुट नामक कवक है। उसके बाद गंजापन का कारण है तो टीनिया कैप्टिस कवक, टीनिया कैप्टिस कवक है। एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ था या हुआ है तो वह हुआ है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वह क्या था, सेलमैन वॉक्समैन ने किया था। सेलमैन वॉक्समैन ने किया था। कब किया था, 1942 में। पहला एंटीबायोटिक्स है तो वह है पेनिसिलिन, जबकि पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है तो वह कहलाता है एनालेजिक्स कहलाता है। उसके बाद देखिए विषाणु जनित रोग, जैसे एड्स, डेंगू ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया या छोटी माता, गलसुआ, ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। क्या क्या है, एडिस यानी एड्स, डेंगू ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस और चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। उसके बाद देखिए एड्स का पूर्ण रूप। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। जबकि एड्स प्रभावित करता है यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देता है। एड्स रोग है या एड्स रोग होता है तो वह होता है HIV विषाणु के कारण। HIV विषाणु कहलाता है तो रेटोवायरस कहलाता है। एड्स की जांच हेतु किया जाता है तो एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था तो जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने किया था तो अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग है तो वह तंत्रिका तंत्र। साल्क टीका संबंधित है तो वह है पोलियो से। साल के टीका के आविष्कारक कौन थे तो जोनास साल्क के थे। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था तो 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है तो 27 मार्च 2014 को। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है तो 27 मार्च 2024 को। चेचक होता है तो बेरियोला जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक प्रभावित करता है तो पूरे शरीर को चेचक प्रभावित कर देता है। चेचक के टीके की खोज किया था तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ था तो 1980 में। सार्स क्या है तो यह एक विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है तो यह कोरोना वायरस से होता है। सार्स जो होता है यह कोरोना वायरस से होता है। उसके बाद देखिए रेबीज प्रभावित करता है तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है तो यह रेबीज का विषाणु है। रेबीज का विषाणु होता है तो हाइड्रोफोबिया। जल से भय रोग का लक्षण है तो वह है रेबीज। जल से भय का रोग का लक्षण है तो वह है रेबीज। रेबीज होता है तो पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज टीका की खोज किया था तो लुइस पास्चर ने। हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है तो डेंगू ज्वार। डेंगू का वाहक है तो वह है एडिस एडिप्स मच्छर। डेंगू बुखार में कमी होती है तो वह प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है डेंगू बुखार में। जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है तो वह होता है विषाणु से। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है वह होता है विषाणु से। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का वाहक है तो वह है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। पीला बुखार है तो पीला बुखार जो है यह वायरस जनित बीमारी है। पीत ज्वार फैलता है तो पीत ज्वार फैलता है एडिस इजिप्ट मच्छर से। जबकि स्वाइन फ्लू है तो स्वाइन फ्लू जो है वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है तो वह है H1N1। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है तो H1N1। बर्ड फ्लू विषाणु है तो वह है बर्ड फ्लू क्या है तो यह भी विषाणु है जनित रोग है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है H5N1। जबकि स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है तो H1N1। जबकि बर्ड फ्लू वायरस का नाम है तो वह है H5N1। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है तो वह है त्वचा। पीलिया जिसे हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है तो वह है यकृत। पीलिया या हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग होता है तो यकृत। रानीखेत बीमारी है फैली थी तो यह वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है तो वह है मुर्गी से। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो वह होता है विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो वह होता है विषाणु के कारण। जिक्का वायरस फैला था तो जिक्का वायरस मच्छर काटने से फैला था। इबोला क्या है तो इबोला यह पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाला विषाणु को कहते हैं तो जीवाणु विभोजी कहा जाता है। जीवाणु संक्रमण करने वाला विषाणुओं को कहते हैं तो जीवाणु विभोजी कहा जाता है। छोटी माता रोग होता है तो छोटी माता रोग जो होता है जल प्रदूषण से होता है। उसके बाद देखिए कोरोना यानी कोविड-19। कोरोना वायरस की शुरुआत हुआ था 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है तो कोविड-19।
कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? तो कोविड-19, जबकि कोविड का पूर्ण रूप क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया था, तो एक की करा कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया था तो 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग है तो वह है फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला देखा गया था तो केरल में। भारत में कोरोना का पहला मामला देखा गया था तो केरल में। भारत में कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत हुआ था तो 16 जनवरी 2021 को। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य था तो वह था हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य था तो हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंटर है तो वह है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। उसके बाद डेल्टा वेरिएंटल का प्रथम परमाण है तो वह है भारत में। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम परमाण है तो वह है भारत में। ओमिक्रॉन का प्रथम परमाण मिला था तो वह मिला था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखिए कृमि जनित रोग, जैसे है कि प्रमुख कृमि जनित रोग क्या है तो वह है फाइलेरिया, टिनिएसिस और एस्केरिसियस। फाइलेरिया रोग होता है तो यह होता है बाउचेरिया कृमि से। फाइलेरिया रोग यानी फाइलेरिया कृमि का संरचना होता है तो वह मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा हाथी पाँव रोग होता है या रोग कहलाता है। तो फाइलेरिया रोग जो है हाथी पाँव रोग कहलाता है। टिनिएसिस रोग होता है तो यह होता है टिनिया सोलियस परजीवी से होता है। एस्केरियसिस रोग का कारण है तो वह एस्केरियस लुम्ब्रिकाइडिस नामक लिम्फोड से। उसके बाद देखिए वंशागणित यानी अनुवांशिक रोग है तो वर्णदत्ता, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग, ये सब क्या है तो ये सब जो है अनुवांशिक रोग है। वर्णदत्ता में रोगी को किस रंग का पहचान की क्षमता नहीं होती है तो वह लाल एवं हरा रंग। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णदत्ता का वर्णन किया गया था तो हेनरर ने किया था। कब किया था? 1876 में। रक्त थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग जो होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, शाही बीमारी कहलाता है। तो शाही बीमारी जो है हीमोफीलिया रोग कहलाता है। थैलेसीमिया प्रभावित करता है तो यह रक्त को। विल्सन रोग है तो दुर्बल आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो वह होता है कॉपर। आंखों से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णदत्ता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, ये सब जो है आंख से संबंधित रोग है। आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ट्रेकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है तो यह आंख का। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, यानी निकट दृष्टि दोष जब होगा तो निकट की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं देगा। जबकि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो अपता लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में क्या होता है तो दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देता है, इसे हाइपर मायोपिया कहा जाता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है तो अविद्युता रोग से ग्रसित व्यक्ति में। अविद्युता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है तो पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं देख पाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है तो द्वि फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णदत्ता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता तो हरे एवं लाल रंग का। ग्लूकोमा में क्या होता है आँख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। उसके बाद देखिए कैंसर रोग, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर जांचने की विधि है तो बायोप्सी टेस्ट। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाता है तो उसे कार्सिनोजेन कहा जाता है। कीमोथेरेपी की जाती है तो कैंसर उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है तो कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणों का। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो यू नामक वृक्ष से। ल्यूकीमिया है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर रोग है। ब्लड कैंसर कहलाता है तो ल्यूकीमिया जो है ब्लड कैंसर कहलाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकीमिया के उपचार के लिए। त्वचा का कैंसर कहलाता है तो कार्सिनोमस कहलाता है, जबकि आंख के कैंसर कहलाता है तो रेटिना ब्लास्टोमा कहलाता है। हड्डी का कैंसर कहलाता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि रेडियम और प्लूटोनियम से किया जाता है। उसके बाद है कि कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है तो ट्यूमर, जबकि मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयोग किया जाता है तो आर्सेनिक 74। अन्य रोग जिससे देखिए ग्वाइटर जिसे घेंगा या
गंडमाला रोग भी कहा जाता है। यह जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है। मिनी माता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है, तो पारा। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग है तो वह तंत्रिका तंत्र। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया था तो जापान में। एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया यानी रक्त प्लवता रोग होता है तो यह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। सूखा रोग यानी रिकेट्स प्रभावित करता है तो यह कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क का एक विकार है तो वह है अल्जाइमर। कुपोषण होता है तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों में क्वाशीवर्कर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो यह थायरोक्सिन की कमी के कारण ऐसा होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो वह है थाइमस ग्रंथि। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है तो वह है मस्तिष्क। सिलिकॉसिस रोग संबंधित है तो वह है फेफड़ा से। इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है, तो वह होता है कैडमियम की अधिकता के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो वह होता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है तो उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है, तो वह होता है बेरी रोग। यानी पॉलिश युक्त चावल के सेवन करने से कौन सा रोग हो सकता है, तो बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम अल्पता होता है तो वह होता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होता है, तो वह होता है फुसफुस धूलियमता से होता है। जबकि एनोसिमिया रोग किससे संबंधित है, तो वह सूंघने की शक्ति में कमी से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है तो वह है त्वचा से। वाइट्स रोग प्रभावित करता है तो वह गुर्दे को, और जबकि स्पाइंडिलाइटिस प्रभावित करता है तो वह करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है तो वह होता है संपूर्ण शरीर में असमान विकृति की पता लगाने के लिए एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। एमएमआर का टीका लगाया जाता है तो खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। उसके बाद देखिए बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है अस्थिर रंध्रता के लिए। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस से सब प्रभावित होता है तो वह होता है हड्डियाँ। रोग फैलने वाला कीड़े कहलाते हैं तो वाहक। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है तो गठिया रोग। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है, तो वह होता है गठिया रोग। गठिया रोग प्रभावित करता है तो यह जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है तो जिगर को। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव है तो वह है मवाद। लिकोडर्मा या बिटिलिगो है तो वह है त्वचा रोग। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गुर्दे की पथरी होती है तो वह होता है कैल्शियम ऑक्जीलेट का। गुर्दे की पथरी होती है तो वह होता है कैल्शियम ऑक्जीलेट का। उसके बाद जो है बायोलॉजी खत्म हो गया है। उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है। अगर आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितना भी हो सके शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा आपको अगर फिजिक्स भी चाहिए एक ही वीडियो में यानी वन शॉट में, तो आप बता दीजिएगा, हम आपको कवर करा देंगे। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम पर्पज़ से ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आपको वीडियो को कमेंट ज़रूर करना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।